एक पिन से लेकर एक स्पेसशिप बनाने में लॉ का यूज होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है हमारा, वो 2005 से पहले तक मदर को और बेटियों को हक नहीं देता। मुस्लिम मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है और वैसे हिंदू में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। फैमिलीज में ऐसे क्या क्या लॉ होते हैं जो कि जनरली सबको जानकारी होनी चाहिए? 2020 में ट्रिपल जज बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इक्वल शेयर मिलना चाहिए मदर और बेटी को। इंडिया में 90% ऑफ प्रॉपर्टीज जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे चलती हैं। लोग अपने टैक्स बचाने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में चले जाते हैं। ए ने बी को बेचा, वही 75 गज। बी ने सी को बेचा और सी ने डी को बेचा। मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ 5% ऑफ टैक्स प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो ना देने के चक्कर में हो सकता है आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी आप खो सकते हो। हाय गाइस, वेलकम टू द ओपन टॉक शो। आज के एपिसोड में हमने बात करी काफी सारी चीजों में। आज मेरे साथ थे उज्जवल अग्रवाल जो कि एक एडवोकेट है। हमने बात करी है फैमिली लॉस पे और हमने बात करी है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं उनके बारे। तो ये एपिसोड काफी इंफॉर्मेटिव होगा आप सबके लिए और इसमें आपको काफी सारे डिटेल में आपको जान पाएंगे कि आप कोई प्रॉपर्टी लेने से पहले तो जो लॉस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए वो सारी चीजों में हमने बात करी है। और ये कंप्लीटली लीगल इन्फॉर्मेशन है, एक एडवोकेट के थ्रू हमने कोशिश करी सारी डिटेल में जानने के लिए। तो आप देखिए पूरी एपिसोड और मुझे बताइए ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सी पार्ट आपको अच्छा लगा। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इस तरह की कोई भी टॉपिक पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आप आने वाला एपिसोड भी देख पाए। हाय उज्जवल, वेलकम टू द ओपन टॉक शो। थैंक यू शाहीन। सबसे पहले मुझे आप अपने बारे में बताइए सो दैट हमारी ऑडियंस कैन रिकॉग्नाइज यू। तो अब मुझे बताइए अबाउट यू। सो आई एम उज्जवल अग्रवाल, practicing advocate in Delhi High Court, and we deal in property cases which is basically family dispute cases which involves Hindu Marriage Act, divorce, maintenance, Domestic Violence Act, family disputes and much more. Okay, great. So basically आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे भी काम करते हैं जी, और बाकी और भी सारी चीजें फैमिली लॉस पे भी। So मुझे एक बार ना सबसे पहले ये बताओ अपने बारे, कितने टाइम हो गया इसमें, मतलब कितने टाइम से कर रहे हो? so I have been practicing since 2020. Okay. So approximately 4 years. Okay, great. And I'm working with my father. So he's since 1991 he's been into litigation. So basically आप एक लॉयर फैमिली से ही आते हो? जी, सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ मैं। Okay, तो मैं बचपन से मैंने यही सब देखा है। Okay, मर्डर केसेस, रेप केसेस, क्लाइंट्स आ रहे हैं, बचपना इसी में निकला मेरा। Okay, okay, मतलब अब देखा जाए तो हर तरह के केसेस पे आपकी जी फैमिली हैव नॉलेज। एंड सो व्हाई यू इंटरेस्टेड इन द लॉस? आई मीन सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं बचपन से ये देखते आ रहा हूँ। तो जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, ठीक है, और बच्चे को बोल दो कि पेट में दर्द हो रहा है, बोल रहा है कि इंटेस्टाइन में आपको प्रॉब्लम है, आपके स्टमक में ब्लोटिंग हो रही है। वैसे ही मुझे पता होता था कि अभी मर्डर केस है, ये बंदा अंदर जाएगा, चार्जशीट फाइल होने से पहले ये निकलेगा नहीं, राइट, इसकी बेल लगा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं। तो एक बचपन से एक इंटरेस्ट मेरे अंदर डेवलप हो गया था कि कानून कैसे काम करता है। एक पिन से लेकर एक स्पेसशिप बनाने में लॉ का यूज होता है। ओके, राइट, मतलब हर चीज के लिए एक लॉ है, होती है। बिल्कुल। सो लेट्स टॉक अबाउट द फैमिली लॉस। जी, फैमिलीज में ऐसे क्या क्या लॉ होते हैं जो कि जनरली सबको जानकारी होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। ओके, आई होप माय पॉडकास्ट लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आज मैं आया भी इसीलिए हूँ ताकि मैं एक जनरल पब्लिक को एक नॉलेज दे सकूँ, एक लेमैन आदमी, अनपढ़ आदमी को भी ये समझ में आ सके कि उसके क्या कानून हैं और वो उससे कैसे ओवरकम कर सकता है, कोर्ट्स में जाके वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है। एक जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए। एग्जैक्टली, ओके। सो मुझे एक बार बताओ कि बेसिक लॉस क्या होता है, फैमिली लॉस जिसको हम बोलते हैं।
I know that there's a different categories of law. जी। Okay. I would say हर चीजों में लॉ होते हैं जैसे आपने बताया. So मुझे बेसिक फैमिली लॉस पे थोड़ा बात करेंगे. तो आप मुझे बताएंगे फैमिली लॉस में क्या क्या चीजें आती हैं. ये बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है वैसे. Okay. इसमें सारी चीजें फैमिली से रिलेटेड आती है. एक जनरल जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे मेरी शादी होती है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हो रही है कि लड़की भी हिंदू ही थी और मैं हिंदू, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हो गई. वैसी लड़की अगर किसी और कास्ट की थी तो उसके साथ स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया. एक मिनट, यहाँ पे कास्ट और रिलीजन दोनों डिफरेंस है या आप कास्ट की बात कर रहे हो? सॉरी, रिलीजन. राइट. सो डिफरेंट कास्ट का डिफरेंट होता है. जैसे मुस्लिम हो गया, पारसी हो गया. अगर मैं उनके साथ कर रहा हूँ तो मेरा को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपनी मैरिज. सो देयर इज अ लॉस जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के. फॉर एग्जांपल हिंदूज में अलग है और मुस्लिम्स के अलग से एंड द अदर रिलीजन्स. ओके, व्हिच इज डिफरेंट. हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पंजाबी, सिख, जैन, ये सब कम्युनिटी, बुद्धिज्म, ये सब कम्युनिटीज आ जाती है. ओके. सो आप अपार्ट फ्रॉम जो मुस्लिम लॉस होते हैं दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट. एंड उसमें मुस्लिम लॉ में लॉस भी डिफरेंट होगा शायद. जी, क्रिश्चियन लॉस आल्सो इज डिफरेंट. मुस्लिम लॉज में मुस्लिम मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है. ओके. और वैसे हिंदू में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. जैसे मुस्लिम मैरिज जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती हैं. जब निकाहनामा पढ़ा जाता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि अगर हस्बैंड अगर वाइफ के साथ डाइवोर्स लेता है, उससे तलाक होता है, तो वो इतना पे करेगा. ये फर्स्ट डे जिस दिन मैरिज हो रही है उसी दिन ये डिसाइड कर लिया जाता है. अच्छा, यस, राइट. दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. ओनली द रीजन यू से दैट. मतलब आई हैव अ क्वेश्चन लाइक कोई भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होता है, बट यू सेड दैट एंड आई गॉट नाउ, जो कि क्लैरिफाई करता है कि जब आप शादी करते हो मुस्लिम शादीज में, तो जब आप शादी करते हो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप व्हेनेवर यू हैव अ डिवोर्स तो आपको दिस पर्टिकुलर अमाउंट यू हैव टू पे. बिल्कुल. तो इसको कंसीडर किया जाएगा कि एज अ कॉन्ट्रैक्ट है ये. कि लड़का ग्रूम और ब्राइड दोनों के सिग्नेचर हुए, 2 विटनेस थे और जो मौलाना जी है जो वो होते हैं वो भी थे, उनकी प्रेजेंस में ये हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ. ओके. ये एग्रीमेंट था. नाउ आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी ये क्लैरिफाई हो जाएगा और आई एम श्योर कि मैं भी क्लियर हो गया इस चीज को कि कॉन्ट्रैक्ट इसको क्यों बोला गया. और हिंदूज में ये होता है कि लड़का लड़की मिले, रिचुअल्स के साथ उन्होंने किया, वरमाला, 7 फेरे, इन सब चीजों के बेसिस में एक होली उसको लेके चलते हैं. ओके. सो इसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. इस केस में अगर डिवोर्स जो होता है तो किस तरह का लॉस होता है उसमें? तो उसमें हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर ये चीजें आती हैं जिसमें डाइवोर्स का स्पेसिफिक बताया गया है. उसमें ये भी बताया गया है कि शादी के लिए क्या एज होनी चाहिए, लड़का पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, लड़की जो है वो मेजर होनी चाहिए, 18 साल से बड़ी. अब सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि 18 साल नहीं, इसको लिमिट किया जाए 21 साल लड़कियों के लिए भी. तो इसमें थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज अभी चल रही है, लेकिन ये बेसिक हो गया कि शादी के टाइम पे लड़की साउंड माइंड की होनी चाहिए, मतलब अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए. इसी में अगर आप डाइवोर्स की बात करते हो तो उसका भी स्पेसिफिक सेक्शन दे रखा है कि किस बेसिस पे आदमी डाइवोर्स ले सकता है. तो क्रुएलिटी होती है कि लड़की घर वालों को परेशान कर रही है, मार रही है, पीट रही है, गाली गलौज कर रही है, या 2 साल से ज्यादा हो गए हैं छोड़ के चली गई है, पता नहीं. एंड दिस इज वाइस वर्सा कि अगर हस्बैंड कर रहा है तो लड़की डाल सकती है और अगर लड़की कर रही है तो हस्बैंड डाल सकता है. इसमें और एक चीज आती है कि अगर कोई अगर फीमेल की तरफ से होता है डिवोर्स फाइल तो शायद मेल की तरफ से कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता. इज दैट करेक्ट? वो जो होता है कि अगर फीमेल कर रही है तो मेल को करना पड़ता है, क्योंकि फीमेल्स के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो हमारे लॉ सिस्टम ने उनको प्रोवाइड कर रखे हैं टू एम्पावर वुमेन इन आवर सोसाइटी. क्योंकि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो इसलिए वुमेन्स को काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे लॉज उनके फेवर में बनाए गए थे. जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498 है, क्रुएलिटी, अंडर IPC है ये, इंडियन पिनल कोड के अंडर एक स्पेसिफिक सेक्शन दे रखा है कि अगर लड़का या उसके घर वाले इन लॉज लड़की के अगर लड़की को दहेज के लिए मारते हैं, पीटते हैं, मेंटल क्रुएलिटी करते हैं, विच इंक्लूड्स मेंटल क्रुएलिटी, फिजिकल क्रुएलिटी, या टॉर्चर, या लड़की सुसाइड अटेम्प्ट करती है इन रीजंस की वजह से, तो वो 498A का केस डाल सकती है. अगर दहेज मांगने के चक्कर में
इन लॉज ने या हस्बैंड ने लड़की को इतना प्रेशराइज किया कि लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया और वो मर गई विद इन 7 years ऑफ मैरिज, तो 304 भी लगता है, विच इज डाउरी डेथ, कि अननेचुरल कॉज के वजह से इसकी इम्प्रिजमेंट 10 साल या लाइफ इम्प्रिजमेंट है मिनिमम। ओके आई अंडरस्टैंड। मुझे ये बताओ, जैसे कि किसी फैमिली में ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के जो होता है, इसमें प्रॉपर्टीज के लेके अगर किसी फैमिली में, चाहे वो हिंदू फैमिली की बात करते हैं हम, अगर कोई शादी होके आते हैं किसी के घर पे एक फीमेल, उनकी प्रॉपर्टी में कितना हिस्सेदारी होता है एज पर लॉ? शाहीन फॉर भाई, एग्जांपल लड़की का राइट नहीं होता जो शादी होके आई है, ओके, उसका हस्बैंड की प्रॉपर्टीज में कुछ हिस्सा आ सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी भी 2 टाइप में डिवाइड होती है। एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती है इमूवेबल, मतलब चल अचल संपत्ति। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टीज है, लड़का कितना कमाता है महीने का, अगर 2 लाख रुपए कमा रहा है, 50,000 रुपए कमा रहा है, 20,000 रुपए कमा रहा है, तो लड़की अगर साथ में नहीं रह रही और वो सेल्फ अर्निंग नहीं है, डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे, तो वो उस सैलरी पे मांग सकती है पैसे। राइट। नहीं, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जिसमें 2 भाई हैं, एक बहन है, ठीक है, और 2 भाइयों ने शादी कर लिया, राइट, बहन के भी शादी हो गया, नाउ दे आर ओल्ड, मतलब उनकी भी शादी हो गया, बड़े हो गया, उनके बच्चे भी हो गए, ओके। सो अब होता है फैमिली में वो होता है, डिवाइडेड होता है, पार्टीशन होते हैं, होते हैं। सो फैमिली जब पार्टीशंस होते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें आते हैं जब फैमिली प्रॉपर्टीज डिवाइड होते हैं, राइट। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जानना है कि अगर एक फैमिली में एक फीमेल जब किसी जैसे कि उसकी बहन किसी और फैमिली में जाते हैं, तो उनको अपनी फैमिली पे, मतलब अपनी पापा की प्रॉपर्टीज में कितना हिस्सा मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर ये जो भाई है, ये 2 भाइयों में ओके किस बेसिस पे वो डिवाइड होता है, और इसमें उनकी अगर जो फैमिलीज और भी है, फॉर एग्जांपल दोनों भाइयों में से एक भाई की डेथ हो गई, राइट, तो उसमें रहते उनकी वाइफ। अब इस केस में क्या उनकी प्रॉपर्टीज उनकी वाइफ को मिलती है? ओके, काफी लोगों के साथ मैंने देखा है जो ये रोजाना ये ऐसे मुकदमे आते हैं कि वाइफ, हस्बैंड की डेथ हो गई, जो भाई था या जेठ था, उन्होंने वो पूरी प्रॉपर्टी पे एक्वायर कर लिया और उसको बेच दिया और कहीं वो बाहर चले गए रहने के लिए, तब इसमें वाइफ क्या करे? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है हमारा, वो 2005 से पहले तक मदर को और बेटियों को हक नहीं देता था, कुछ नहीं देता था। जैसे आपने सबसे पहला एग्जांपल जो बात की थी कि 2 भाई हैं और एक बहन है, तीनों की शादी हो गई, तो अब पहले ये था कि भाइयों को ही मिलेगा। अगर मदर जिंदा है, मतलब जो फादर थे हमारे, उनकी वाइफ जिंदा है, उनको भी नहीं मिलेगा, सिर्फ बेटों को मिलेगा। अच्छा जी, बहन को भी नहीं मिलेगा, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है। ये 2005 से पहले तक था। उसके बाद 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट आई जिसमें ये बोला गया कि वो भी हमारी फैमिली है, राइट, मदर और डॉटर, उनको भी मिलना चाहिए इक्वल शेयर। तो उसके बाद काफी सारी जजमेंट्स आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी 2016 में, 2018 में, थोड़ी वो कंट्रोवर्शियल हुई थी, लेकिन 2020 में ट्रिपल जज बेंच एक बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इक्वल शेयर मिलना चाहिए मदर और बेटी को। और ये कब से मिलना चाहिए? 2005 से या उससे पहले से भी कंट्रोवर्सी ये चल रही थी, राइट, कि अब किसी का फादर जो है वो 2004 में अगर उसकी डेथ हुई तो क्या उसको मिलेगा? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि ये एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आएगा। मतलब जब से 2005 से जब ये एक्ट आया उससे पहले से अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है या फादर की डेथ हो गई है तो लड़की को शेयर मिलेगा, मदर को भी मिलेगा। तो इसमें कोई पर्टिकुलर वो होती है, फॉर एग्जांपल कितना मिलेगा? नहीं, वो तो इक्वल मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ओके, सो इसमें इक्वल मिलेगा। अगर ये तो लॉ रिसेंट का है, तो अगर ये पुरानी बात होगी, फॉर एग्जांपल 90 से पहले 80s की बात होती है, कोई फैमिली बोन होते हैं उस टाइम की, जो कि
थोड़ी सी एजेस हो जाते हैं, उनके साथ भी ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, प्रोस्पेक्टिव सबके नहीं है। लिए। पहले से हम्म। जो भी डिस्प्यूट है पहले से लेके चलेंगे। नाउ इट विल बी लाइक कंसीडर, अगर आज के टाइम पे आ रहे हो आप 1950 की प्रॉपर्टी का लेके तो भी माना जाएगा। ओके, दैट्स आई थिंक इट्स गुड। तो आप मुझे ये बताओ, इसमें से फॉर एग्जांपल इसमें कितने ने परसेंटेज मिलता है? ये सेम मिलता है, सबको सेम मिलते हैं, इक्वल राइट मिलते हैं। Equal. कितने बच्चे हैं, कितने शेयर्स बटेंगे, कितने लीगल हायर्स हैं, तो उस पे डिपेंड लेट्स करता है। टॉक दो ब्रदर, दो भाई एक बहन है, right? मदर जिंदा, हाँ मदर जिंदा है, मदर जिंदा, राइट, लेकिन उनकी फादर जिंदा नहीं है, मान हाँ। लीजिए, ठीक है। तो उस केस में तो सबको इक्वल मिलेगा, तो 1/4 शेयर मिलेगा सबको, 25%। ओके। व्हाट अबाउट उनकी प्रीवियस फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया था, ओके, उनकी बहन को भी मिल रहा है, मतलब 50% तीनों सबको मिल रहा है। अच्छा, फिर तो अच्छा है। अब इसमें आपने एक ये सवाल पूछा था कि अगर एक भाई की डेथ हो जाती है, 1/4 शेयर था, उसमें एक भाई की डेथ हो गई, उसकी वाइफ से और 2 बच्चे थे, राइट, तो अब उनमें कैसे होगा? तो उनमें नहीं होता, दैट्स तो उनमें बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो भाई था उसका तो राइट था, और भाई को जो मिलनी थी प्रॉपर्टी, अब वो मर गया, तो उनके जो लीगल हायर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं और जो उनकी वाइफ है, उनको भी वो 25% मिलेगा, और उनके बीच में वो 1/3 डिवाइड हो जाएगा। ओके ओके, लाइक 7.5 समथिंग में वो डिवाइड हो जाएगा उनके। चलो 7.5 7.5 7.5। एक और चीज़ है जो कि मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, ओके। आजकल ना एडॉप्टेड चाइल्ड का भी वो हुआ है, राइट, एडॉप्शन ऑफ, तो उस केस में क्या होता है वो शेयर, आई मीन बाय द लॉस, फॉर एग्जांपल किसी ने एक बच्चा एडॉप्ट किया है, राइट, इससे फैमिली में मान लो, ओके, एडॉप्ट किया, और उसमें प्रॉपर्टी अगर एडॉप्ट करके वो बच्चा फ्रॉम दी, मान लो 2 साल से बच्चे को एडॉप्ट करने के बाद, या 1 साल में एडॉप्ट करने के बाद, नाउ ही बिकम 18 या 19 और 30, राइट। फैमिली वाले जब प्रॉपर्टी डिवाइड होता है, क्या उस केस में भी उसको शेयर मिलता है? देखो, एडॉप्शन जो होगा वो माइनर का होगा, माइनर, राइट, 18 साल से छोटा, राइट, तो 2 साल के बाद वो 30 का तो नहीं हो सकता, राइट। 18 तक मान सकते हैं कि चलो 16 साल का था, उसकी एजुकेशन वगैरह सब जो भी नहीं, एडॉप्शन तो मान लीजिए पहले 1 करवा साल में हुआ, लिया, बच्चा का एज 1 साल में ही तभी हो गया था एडॉप्शन, उसको ले 1 लिया साल में था। एडॉप्ट हो गया, एडॉप्ट होने के बाद, और आई एम सेइंग कुछ फैमिलीज में डिस्प्यूट ये भी हो सकता है, ओके, कि उसको राइट नहीं मिलेगा। क्या उसको राइट मिलेगा? मिलेगा, प्रॉपर्टीज में पूरा मिलेगा, पूरा मिलेगा, जितना राइट बनता है, बाय द डॉक्यूमेंट्स होता है, बिल्कुल, ओके, वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग। बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, लेकिन लीगली बाउंड है, बाउंड है, तो मिलेगा। जिसको कहते हैं ना कि जिसके आधार कार्ड पे उसके बाप का पिता का नाम नाम है, ओके, राइट। इसमें और भी सारी चीज है लॉस में जिसके बारे में लोगों को जानकारी होना चाहिए। हिंदू सक्सेशन, ये तो जो हमने बात करी है सक्सेशन की बात करी, कि अगर जो फादर था या जो दादाजी थे, उन्होंने इंटरस्टेट वो डेथ हो गई, कि मतलब उन्होंने किसी के नाम पे कुछ नहीं किया, जो जैसी प्रॉपर्टी थी एज इट इज वैसे ही वो चले गए, राइट, तब वो सबके बीच में इक्वली बढ़ गई। अब एक कंसेप्ट आता है विल का, ओके, कि जब, अब जैसे 2 भाई थे, एक बहन थी और एक मदर थी, फादर जब थे तब उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें करी, बहन की शादी करवा दी, एक भाई को अब्रॉड भेज दिया, उसकी पढ़ाई में खर्चा किया, एक भाई को अपने पास रखा बिजनेस में, या हमेशा की तू छोटा भाई था, दिमाग नहीं था ज्यादा, या जो भी रीजन की वजह से, प्यार के रीजन से, अफेक्शन से उसको अपने पास रखा। राइट। अब जब ओल्ड एज होने लगी पेरेंट्स की, बच्चा बाहर था, उसकी फैमिली सेट हो गई, वो आता नहीं है, तो जो यहाँ पे बच्चा था वो उनका लुक आफ्टर करता था, उसकी जो वाइफ थी वो उनका खाना का, दवाई का, सबका ख्याल रखती थी, तो फादर को एक अलग टाइप ऑफ अफेक्शन हो गया उस बच्चे से। तो उन्होंने अपनी एक विल अपने बच्चे के नाम पे कर दी, जो यहाँ पे ही रहता है, सारी प्रॉपर्टी की मैं इसी को देना चाहता हूँ, चल अचल, मूवेबल इमूवेबल दोनों। इसमें एक ये कंसेप्ट भी आता है कि क्या फादर अपने 4 फादर्स की प्रॉपर्टी हमारे को दे सकते हैं? नहीं। उस पे अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे दादाजी की या परदादाजी की प्रॉपर्टी थी, और मेरे पिताजी ने एक विल कर दी, जो उनका हिस्सा बनता था उस प्रॉपर्टी पे 1/10, या परदादाजी थे तो 1/10 या कुछ वैसा हिस्सा बनता था, उन्होंने वो हिस्सा मेरे एक भाई को दे दिया सारा।
तो वो ऐसा नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे मेरा बर्थ राइट है, राइट, क्योंकि वो अनडिवाइडेड शेयर था। जब वो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी तो मेरा उस पे हक बनेगा। हक बनेगा। फादर सिर्फ अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे अपने जीवन में रहते हुए जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है। वो सिर्फ उसी पे ही विल कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली जितना मुझे समझ आया, ओके, अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई बाहर जाता है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो कोई मान लीजिए इंडियन उसका बोर्न एक फैमिली में होता है, 2 भाई है, एक फॉरेन में रहता है, ओके, पढ़ाई वगैरह में उधर सेटल हो गया, ओके, समहाउ दे कम टू द इंडिया एंड इनका जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, जो उनका भाई रहता है, सारे प्रॉपर्टीज उनके नाम हो गए। नाउ अगर वो लोग आते हैं, मतलब जो दूसरे भाई आते हैं, तो इनकी मतलब उनके पापा सारी प्रॉपर्टीज इनके भाई के नाम पे पूरा कर दिया, लेकिन जब आते वो 10 साल 15 साल 20 साल बाद, तो उनको उसमें हिस्सा होना चाहिए 100%, राइट, पापा की प्रॉपर्टीज पे, मतलब दादाजी की प्रॉपर्टीज पे, दादाजी की प्रॉपर्टी, राइट। पर अगर उनकी माँ बाप, उसकी बाप आपने जैसे बताया, ओके, उसके पिता ने जैसे ही कोई प्रॉपर्टी खरीदा और उस प्रॉपर्टी को वो अगर उनके बेटे के नाम से करते जो उनके पास है, तो वो प्रॉपर्टी में दूसरे बच्चों का हिस्सा नहीं होता। हाँ, वो किसी को भी कर सकते हैं, okay. वो पड़ोसी के कुत्ते को भी कर सकते हैं। अच्छा, ये ऐसी जजमेंट है, ओके, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये गया था। ऐसे कैसे आते हैं? हाँ, मतलब ये वाली चीज थोड़ी रेयर है, ज्यादातर जनरली बच्चों के नाम पे करते हैं या कोई डोनेशन कर देते हैं। हाँ, डिफरेंट जो भाइयों में ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। आज के टाइम पे देखो प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, पहले आज से 20 साल पहले 30 साल पहले प्रॉपर्टीज के रेट नहीं थे। तो और जो फैमिलीज थी वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, सारे एक साथ रहते थे। लेकिन आजकल फैमिलीज हो गई है न्यूक्लियस, सारे अपनी अपनी फैमिली में रहते हैं, अपने बच्चे अपनी वाइफ। तो उन और प्रॉपर्टीज के रेट हो गए 10 टाइम्स, मे बी कुछ कुछ जगहों पे तो 100 टाइम्स हो गए हैं। तो वहां पे लोगों का इंटेंशन खराब हो जाता है। जो प्रॉपर्टी मेरे दादाजी ने आज से 50 साल पहले 20,000 मिली थी, आज उसका दाम अगर 1.5 करोड़ हो रहा है, तो मेरा इंटेंशन खराब होगा कि मैं उस पूरी प्रॉपर्टी में क्यों नहीं जा रहा। मैं यहाँ पे रहता था ना, वो तो बाहर है, वो तो डॉलर में कमा रहा है, मुझे चाहिए, मैं बिजनेस करता हूँ यहाँ पे। तो कई बार फॉर्ज्ड विल भी कर देते हैं। अच्छा, नकली वसीयत भी बना लेते हैं कि मेरे पिताजी ने जाने से पहले मेरे नाम पे ये नकली कागज कर दिए कि मेरे को दे दिया, मेरे को दे दिया, मेरे बच्चे को दे दिया। अच्छा, तो ये भी बहुत आते हैं केसेस। तो उसमें हमारी मतलब लीगल एक्शन क्या लेना चाहिए जब कोई दूसरा बंदा आता है, वो कहाँ पे जाना चाहिए उनको? तो जब इसमें 2-3 चीजें आती हैं कि जब आप विल हुई है तो उसको आपको प्रोबेट के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर मेरे नाम पे मैंने विल करवाई है या जेन्युइन मेरी विल थी, तो उसको मेरे को पहले एक सिविल कोर्ट में प्रोबेट का केस डालना पड़ेगा। उस विल को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा कि ये विल जेन्युइन है। जो दूसरी पार्टीज थी, जो लीगल हायर से, उनको बुलाया, उन्होंने देखा, केस हुआ, वो क्लियर हुआ, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे आ गई। तो अगर फर्जी विल है तब भी मुझे वो चीज तो करनी पड़ेगी, प्रोबेट के लिए जाना पड़ेगा। अब हम दोनों भाई हैं, मैंने अपने नाम पे ये विल करवा ली थी फॉर्ज्ड, नकली साइन करवा लिए, विटनेसेस के नकली दस्तखत करवा लिए, और फिर मैं ये कोर्ट में ले आया। आपने डिस्प्यूट राइज कर दिया कि नहीं, मेरे पिताजी तो हमेशा से चाहते थे कि ये प्रॉपर्टी हम दोनों भाइयों में इक्वल बटे। उनको तो कभी इंटेंशन था ही नहीं कि वो एक भाई को दे, कि बाद में दोनों भाइयों के बीच में प्यार खत्म हो जाएगा। तो आपने बोला कि ये दस्तखत नकली है, अच्छा, फॉर्ज्ड है। तो आप फिर अपने पिताजी के पुराने डॉक्यूमेंट्स लेके आए, जो बैंक में उन्होंने साइन किए थे, पैन कार्ड पे साइन किए थे, वो मैच नहीं हो रहे हैं। जो विटनेसेस हैं वो कौन है, पता चले वो मेरे यहाँ ही काम करता है, 20 साल का आदमी है, चौकीदार है, मैंने उसको विटनेस बना दिया। तो कैसे उसकी जेन्युइननेस, उस विटनेस की जेन्युइननेस भी तो देखी जाएगी। वो मेरे पिताजी को कैसे जानता था? जो मेरे पिताजी को जानता होगा उसकी उम्र भी तो फिर उसी एज में होनी चाहिए, वो भी उसी प्रोफेशन का होना चाहिए, उनका दोस्त होना चाहिए। क्योंकि विल आदमी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करता, न्यूज़पेपर में छपवाता नहीं है। क्योंकि जिस दिन अगर उसने डिस्क्लोज कर दिया, अगर मेरे पिताजी ने मुझे बता दिया कि मैं तेरे नाम पे सारी प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, तो मेरे इंटेंशन उसी दिन से खराब हो जाएंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि वो जिए। काफी ब्रूटल बात हो जाती है, नॉर्मल आदमी कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाता, बट मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे ऐसी चीजें आती हैं, उसमें फैमिली रिलेशन भी खत्म हो बहुत खराब हो जाते हैं, रोज का टॉर्चर होता है।
तो इसलिए इसको छुपा के ही करा जाता है अच्छा कि जब आदमी मर जाए उसके बाद इसको डिस्क्लोज किया जाए कि ऐसा हुआ था। अच्छा। एक मेरे पास केस आया था, दिल्ली का ही है। इसमें जो प्रॉपर्टी थी एक, मदर मतलब फादर हस्बैंड वाइफ ने ली थी, फादर ने ही ली होगी लेकिन अपनी वाइफ के नाम पे लिया था। उस प्रॉपर्टी के 3 फ्लोर बना दिए, 3 बच्चे थे, 3 फ्लोर बना दिए। मदर ने, फादर की डेथ हो गई, मदर ने एक एक फ्लोर एक एक बच्चे के नाम पे सेल डीड कर दी। ठीक है। तो जो एक फ्लोर था उसका बेटा की डेथ हो गई। ओके। अब मदर जो थी, फर्स्ट फ्लोर वाले बेटे की डेथ हो गई थी। ग्राउंड फ्लोर पे एक बेटा रहता था, एक सेकंड फ्लोर पे रहता था। सेकंड फ्लोर वाला अपना बिजनेस के लिए कहीं और मतलब उसने ले लिया, उसको रेंट पे दे दिया। ग्राउंड फ्लोर वाला थोड़ा फाइनेंशियली अनस्टेबल, तो वो अपनी मदर के साथ फर्स्ट फ्लोर पे रहने लगा और जो ग्राउंड फ्लोर वाली प्रॉपर्टी थी उसको उसने रेंट पे दे दिया क्योंकि उस पे दुकानें बना दी थी। अब कुछ सालों के बाद फर्स्ट फ्लोर वाला जो बेटा था, जो मतलब जिसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ग्राउंड फ्लोर वाले हैं, उसने शादी करी, लड़की घर में आई, उसने डिस्प्यूट्स रेज कर दिए कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, तुम निकल जाओ। तो उन्होंने माँ को निकाल दिया घर से। ठीक है। तो अब माँ हमारे पास आई कि सर 2 महीने से मैं अपने अपनी रिलेटिव, मम्मी को ही निकाल दिया? जी, ऐसे भी बच्चे होते हैं। वाइफ का इन्वॉल्वमेंट था उसमें काफी। ओके। वो पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रही है। वो सेकंड फ्लोर वाले भाई पे भी एलिगेशंस लगा रही है, फॉल्स, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, 354 का केस लगा रही है। ओके। फॉल्स एलिगेशन है बट है, ताकि तुम मेरे प्रेशराइज हो और फिर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो। तो इसमें माँ 2 महीने से बाहर थी, अपने रिलेटिव्स के यहाँ रह रही थी। तो उसमें फिर वो हमारे पास आएगी, सर इसमें मैं क्या करूँ। तो अब देखा जाए तो फर्स्ट फ्लोर वाली जो प्रॉपर्टी थी वो तो जो बेटा मर गया, जो डिसीज था वो था, माँ तो ओनर नहीं है इसमें। तो इसमें हमने ये देखा कि जो बेटा मरा वो कौन से लीगल हायर छोड़ के गया था। राइट। कि उसकी वाइफ थी, उसके बच्चे थे, बिल्कुल नहीं थे, वो अनमैरिड था उसका। अच्छा, अनमैरिड था। काफी प्रीमेच्योर डेथ हो गई। राइट। ठीक है। जब वो 20 साल 21 साल, आई थिंक उस केस में तो फिर बाकी दोनों को ही मिलता है, बाकी जो बच्चे होते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट फिर आता है। ओके। वो अलग अलग क्लासिफिकेशंस में इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कि क्लास 1 जो लीगल हायर्स होते हैं वो होते हैं वाइफ, बच्चे, चाहे बेटा या बेटी कुछ भी। अगर वो नहीं है तो फिर आ जाओ क्लास 2 में, वो होती है मदर। क्लास 3 फादर। अगर वो भी नहीं है तो क्लास 4 जिसमें होता है भाई बहन। अगर वो भी नहीं है तो नाना नानी, दादा दादी। अच्छा। ऐसे धीरे धीरे करके कि अगर एक बंदा है, अब इसमें क्या था, क्लास 2 लीगल हायर में मदर आ रही है तो वो प्रॉपर्टी वापस उन्हीं के पास चली जाएगी, फर्स्ट फ्लोर। तो वो लीगली बाउंड थी इस चीज से कि उनको ही मिलेगा। तो राइटफुल ओनर मदर ही थी। तो जो बेटा ग्राउंड फ्लोर से आया उसका कोई रोल नहीं बनता। ओके। तो हमने एक सीनियर सिटीजन का केस डाला बेटे के ऊपर कि तुम अपनी मदर को ऐसे निकाल नहीं सकते हो, तुम्हारा बल्कि यहाँ पे बनता नहीं है राइट, तुम निकलो यहाँ से और मदर रहेगी। तो फिर उसमें डिस्प्यूट्स हो रहे थे लेकिन वो सेटलमेंट कर लिए क्योंकि माँ का प्यार, बेटा भी वैसा, तो वो अब साथ में रहते हैं। राइट। ओके। एक और बात बताओ इसमें, जैसे हम बात कर रहे थे, अगर जैसे कि हम बात करें किस लॉ पे, ओके, अगर कोई जैसे तीनों के इन्वॉल्वमेंट सेम होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने शुरू में से ही बताया कि एक फैमिली में 3 है, एक जो सिस्टर है जिसकी शादी हो गई। मेरा पॉइंट ये है कि क्या वो अपने नाना नानी का संपत्ति पे हकदार होता है बच्चे? बिल्कुल होते हैं। होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जब उनकी मदर है तो बच्चे क्यों नहीं है? ओके। अब इसमें एक बात आती है कि मेरी मदर थी, उनके पेरेंट्स जो थे उनके पास संपत्ति थी, है। तो अगर मेरी मदर की डेथ हो जाती है तो क्या मैं उनके लिए उनके लीगल हायर्स में आऊँगा? ओके। बिल्कुल आऊँगा, क्योंकि मेरी मदर तो थी ना। अब जो मेरे मामा हैं उनका राइट बनेगा। अगर मेरे नाना की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अभी मैं ये लेके चल रहा हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी सक्सेशन के थ्रू ही जाएगी, कोई विल नहीं की, जो लीगल हायर्स है उसी पे। तो अगर मेरे नाना की प्रॉपर्टी थी, मेरे नाना की डेथ हो गई, तो वो प्रॉपर्टी किन में बटेगी? मेरी नानी में बटेगी, मेरे मामा में बटेगी, मेरी मम्मी में बटेगी, मेरी मम्मी की कोई बहन है तो उनमें जाएगी। राइट। तो अगर मेरे मामा की डेथ हो जाती है जस्ट इन केस, तो उनके फैमिली में कौन कौन थे?
कि बीवी थी, बच्चे थे, अगर नहीं थे तब वो साइड हो जाते हैं, वो फिर उनका शेयर भी इन तीनों में इक्वली बढ़ जाएगा। ओके ओके, मतलब वो बच्चों को मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ऐसे केस भी आते हैं आप लोगों के पास? हाँ बिल्कुल आते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि बहनें, वही मैंने आपको बताया 2005 के बाद ये चेंजेस आए, तो 2020 में 16 में सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं लोग कि भाई हमारे को राइट मिलना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में तो ये रेगुलर है। मैंने अभी एक केस, हाई कोर्ट का एक केस है हमारा, दिल्ली का ही है, तो इसमें जो फादर थे वो बैंक मैनेजर थे। ओके। और उनका साउथ दिल्ली में उन्होंने लिया था, उनको गवर्नमेंट से अलॉट हुआ था, जो बैंक से थे वहाँ पे उनका मिला था। 400 गज की प्रॉपर्टी थी। ठीक है। तो फादर अच्छे पोस्ट पे थे, उनकी 4 बेटियां थी और 1 बेटा था। ठीक है। बेटियां भी वेल सेटल्ड, 90s में उनकी शादी हो गई, बहुत अच्छा कमा रही हैं, बहुत कर रही हैं, बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं, सारी चीज़ें। बेटा जो था वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। ठीक है। उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर इन 2004, बेटियां गई, तो जो भाई था उन्होंने लास्ट राइट्स में एक होता है कि पंजाबियों में होता है कि वो ना नाम लेते हैं कि जो जो इनके वारिस हैं उन सबके नाम लेते हैं। तो उन्होंने उन बहनों का नाम नहीं लिया। अच्छा। जो 2 बहन मांग रही थी, नाम नहीं लिया, पार्टीशन में मांग रही थी, उनका नाम नहीं लिया। और उनकी शादी हो चुकी है। ठीक है। बेदखल कर दिया, ईगो प्रॉब्लम कि मैं क्यों दूं तेरे को, मैंने तो करवा दिया, मैं हूँ राइटफुल ओनर। इश्यूज बहुत होते हैं, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती है। फिर 2014 में उनकी मदर जो थी, मतलब उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद उन्होंने, भाई ने अप फ्रंट आके मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं देने वाला, तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं दूंगा। अच्छा। पार्ट। ओके। तो फिर वो बहनें हमारे पास आई, बोली कि सर हमारे को पार्टीशन का डालना है। तो फिर हमने केस डाला उनका, तो उसमें उनको मिला फिर शेयर मिला। हाँ। okay. भाई ने ये बोला कि मेरी जो मदर थी उसका, उनने अपना शेयर मेरे नाम पे कर दिया था। अच्छा। तो हमने स्पेसिफिकली यही बोला कि ठीक है, 10% एज्यूम करते हैं कि मदर ने अपना शेयर तुम्हारे नाम पे किया, तो जो फादर गए तो वो कितने लीगल राइट्स छोड़ के गए, मदर को, भाई को और 4 बहनों को, तो 6 हो गए। मतलब 1/6 शेयर जो था, मदर ने अपना 1/6 शेयर तुम्हें दिया है, आधी प्रॉपर्टी नहीं दी है। और वो भी डिस्प्यूट है, हम तो बोल रहे हैं नकली फर्जी साइन है। अच्छा, चलो इस बात पे मुझे एक चीज़ और जाननी है कि जो नकली प्रॉपर्टीज की, नकली डॉक्यूमेंट्स की बात होती है, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने सुना है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है और दूसरा बंदा बोलते हैं हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई नकली डॉक्यूमेंट्स बनाता है किसी प्रॉपर्टीज़ का, उस केस में हमारे लीगल एक्शंस क्या होता है, और ऐसे केस में मतलब जीतता कौन है? और अगर पहले ये बताओ आप। तो ये जो आपने सवाल पूछा, ये अब सक्सेशन से हटके हम आ गए हैं इंडिविजुअल, जब आदमी परचेज करता है प्रॉपर्टी। हाँ, राइट। कि जो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी भी कोई आदमी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, फैमिली से खरीदता है या इंडिविजुअल, हर कोई फैमिली से, तो चलो सक्सेशन में आ गया। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, आई अंडरस्टैंड। सो लेट्स कम जैसे आपने मुझे ये प्रॉपर्टी बेची, एग्जैक्टली, तो अब आपने इसमें अब काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। इसको हम रिलेट तो फैमिली से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात करी थी कि हमारे जो एक भाई फॉरेन में रहता है, एक इंडिया में, और पापा की डेथ हो गई, सो ही कम आफ्टर 15 years एंड ही वन द प्रॉपर्टीज। ओके। और दूसरा भाई ने ये बोला कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है और ये सारे प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दिया है। हाँ, तो इसमें okay, और वो एक मिनट, और वो प्रॉपर्टी जो होती है, वो प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स उसने बना रखा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। ये ऐसे केसेस बहुत सारे भाईचारे में भी होता है, या किसी भी डीलिंग, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, नई प्रॉपर्टीज खरीदता है, उसमें भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है। सो मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे केस में जो हम नई प्रॉपर्टीज खरीदते हैं या कोई लेते हैं, और ऐसे डुप्लीकेसी डॉक्यूमेंट्स के जो केसेस होते हैं, उस केस में लीगली हमारे पास क्या है ऐसा जिसमें हम एक्शन ले, और जो कोई ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उनके साथ ऐसे क्या होता है फिर? तो सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि अगर फैमिली के बीच में हो रहा है, राइट, तो फैमिली के बीच में 2 चीज़ें हो गई। या तो विल
भाई ने फर्जी बनाई, या विल मतलब हुआ कि मैं अपनी मनो इच्छा से तुम्हारे को ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ Right. विदाउट एनी कंसिडरेशन अमाउंट, यस, कोई पैसा वैसा नहीं ले रहा मैं तुमसे। एक तो ये विल हो गई या गिफ्ट डीड हो गई। राइट। एक हो गई सेल डीड। सेल डीड मतलब कोई कंसिडरेशन अमाउंट आ रही है इसमें, कुछ पैसों का लेन देन आ रहा है कि बाप ने अपने बेटे को बेच दी लेकिन उसमें कुछ पैसे लिए। अच्छा अच्छा, चलो तो इसमें हाँ, दो चीज होती है। ठीक है। अगर आप अब हम दोनों भाई थे, आप बाहर चले गए, मैं यहाँ पे रहता था, मैंने एक फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिया कि उन्होंने मेरे को बेच दिया। अब आप आए तो मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया था? इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, सूरज लैंप 2011 का है ये जजमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो उसके कागज में आपको हमेशा सेल डीड करवानी चाहिए। सेल डीड क्या होती है? सेल डीड सर ये होती है कि जब आप मेरे से प्रॉपर्टी ले रहे हो या मैं आपसे खरीद रहा हूँ तो हम सब रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाते हैं कि मैं आपसे ये प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ये कंसिडरेशन अमाउंट है इसका, ये मैं उसके सामने दिया, मेरी फोटो क्लिक हुई, आपकी फोटो क्लिक हुई, हम लोगों के फिंगरप्रिंट्स हुए, 2 विटनेसेस आए और उस पे हमने 4 से 5% का टैक्स दिया। ओके, तो जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 4 से 5 लाख रुपए मैंने उस पे टैक्स दिया। ओके, ये गवर्नमेंट को जाता है? ये गवर्नमेंट को जाता है। ओके, और ये होता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, मतलब गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक सब रजिस्ट्रार का ऑफिस सब रजिस्ट्रेशन जहाँ पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होता है या सेल, आप वहाँ पे अगर कोई जमीन खरीद सकते हो तो आपको वहाँ जाके रजिस्टर करना है, या अगर आप कोई बेच रहे हो तो वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है। बिल्कुल, अगर आप विल कर रहे हो तो विल को भी आप वहीं पे रजिस्टर करवाओगे। अगर आप गिफ्ट डीड कर रहे हो तो उसको भी वहाँ पे रजिस्टर कराओ, उससे उसकी जेन्युइननेस बढ़ जाती है। ओके ओके, तो इसमें अब ये हो गया सेल डीड। मैं सेल डीड नहीं करवा सकता उस प्रॉपर्टी में अगर मेरा फ्रॉड इंटेंशन है, क्योंकि मेरे फादर को नॉलेज है, उनको नहीं देना था। तो मैंने आउट ऑफ द वे जाके जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ली, एक 500 रुपए का कागज पे अपने फादर के फर्जी दस्तखत कर दिए और वो प्रॉपर्टी मैंने अपने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे, ये रहा दलील। बिल्कुल। तो मतलब उसको हम उसको हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए, वो इलीगल है, नल एंड वॉइड माना जाता है। तो अब उनके साथ क्या होता है? स्पेसिफिकली बोल रही है, और आप मानोगे नहीं सर, दिल्ली में क्या इंडिया में 90% ऑफ प्रॉपर्टीज जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे चलती हैं। अच्छा, सेल डीड पे इतनी कम है। ओके, लोग अपने टैक्स बचाने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में चले जाते हैं और इन फ्यूचर गारंटीड उनको ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, उनको ट्रायल झेलना पड़ता है कोर्ट का। कितनी बार मैंने देखा है कि कोर्ट के ऑर्डर हो जाते हैं कि कल पुलिस वाला आएगा बेलिफ को लेके, तुम्हारा घर खाली हो रहा है, तो आपको अपनी पूरी फैमिली को लेके निकलना पड़ेगा, आप घर के बिना हो गए हो। ओके, जितना मुझे समझ आ रहा है, आप जो बताया, जितना मुझे समझ आ रहा है कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा जो कि मैं रजिस्टर ऑफिस में जाके नहीं भेजा और कहीं से किसी से खरीद लिया, बाहर से नोटरी से करवा दिया। हाँ, टेस्ट और इसमें मैंने मूव कर लिया एंड आफ्टर ए ईयर, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद ऐसा भी हो सकता है वो प्रॉपर्टी वो जो ओनर है किसी और को बेच दिया। बिल्कुल, 6 महीने बाद बेच दिया। और ये कह रहे हो ये हमारे इंडिया में बहुत सारे केसेस होते हैं? बहुत कॉमन है। कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ 5% ऑफ टैक्स प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो ना देने के चक्कर में हो सकता है आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी आप खो सकते हो। बिल्कुल, और ऊपर से लीगल प्रेशर जो कोर्ट्स में आपको जाना पड़ेगा, जो इतने साल आपको झेलने पड़ेंगे, इमोशनली जो आपके इन्वॉल्वमेंट होता है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल सब हो जाता है। आपकी जनरेशंस खराब हो जाती हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हमारी ऑडियंस को या सबको जाननी चाहिए, हमारे जितने सारे लोग हमें सुन रहे हैं। आई होप कि इसके बाद तो इसमें एक केस हुआ था बहुत अभी रिसेंटली, मैंने उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में उसमें हमने एंटीसिपेटरी बेल डाली थी। इसमें ये था, लेट्स अज्यूम एक कृष्णा देवी थी, उन्होंने एक 100 गज का मकान लिया था। ठीक है। उन्होंने 50 गज जो था वो अपने बेटे को दे दिया। ठीक है। उसको एज्यूम करते हैं एस था वो। ठीक है। सन एस। हाँ। और 25% जो था वो किसी रैंडम आदमी को दे दिया। ठीक है। उसको हम आर बोल देते हैं। ठीक है। अब उन्होंने कितना बेच दिया? 75%। अब 2014 में उन्होंने एस को दिया था और 2014 के 6 महीने बाद ही उन्होंने वहां पे दे दिया आर को। अब
2016 में उन्होंने ए को दिया 75 गज, ओके 75 गज उन्होंने ए को बेच दिया। ठीक है। ए ने बी को बेचा वही 75 गज, ओके बी ने सी को बेचा और सी ने डी को बेचा 2021 में डी को। मतलब 4 बार आगे चली गई वो प्रॉपर्टी। ओके 4 बार सेल हो गया। पोजेशन में कौन है? मदर और उसका बेटा। मदर अब जब बी को बेची थी प्रॉपर्टी, हाँ। तो बेटे ने एस ने एक बैंक लोन लिया प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवा के। अपना 50 गज था वो मॉर्गेज करवा के उसने एक बैंक लोन लिया 10 लाख का 15 लाख का। उसको वो धीरे धीरे पे कर रहा था, अपने इंटरेस्ट वगैरह सब जो भी लग रहे थे। जब 2021 में उसने डी को बेचा था, मतलब सी ने डी को जब बेचा था, तो डी पोजेशन में आ गया। फिर वो बोला मैं कब्जा लूंगा, मैं रहूंगा। उस टाइम पे बेटे ने प्रॉफिट वो लोन देना बंद कर दिया, इंस्टॉलमेंट्स। ओके अब लोन की तरफ से एक अलग प्रेशर होगा, बैंक से आ गया नोटिस राइट कि हम कब्जा कर रहे हैं। हाँ। तो उस बंदे ने जो डी था उसने एक एफआईआर करवाई, बोला कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजें हैं, राइट और मेरे साथ चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है। तो 420/406 का उस पे लगा, केस लगा। उसमें पुलिस वाले पहले एफआईआर भी नहीं कर रहे थे, बोल रहे ये सिविल डिस्प्यूट है, हम एफआईआर क्यों करें? अच्छा ये सिविल डिस्प्यूट है, आप कोर्ट में जाओ, सिविल कोर्ट में जाओ, यहाँ पे क्या काम है? तो उसने फिर मैजिस्ट्रेट को ये एप्लीकेशन लिख के दी, उसने किया। तो हम वैसे थे एस की तरफ से, जो हम एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पे सफरर थे जो कोर्ट ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैं तो खुद यहाँ पे 2014 में परचेज किया था प्रॉपर्टी। मेरी मदर थी, उन्होंने बेचा प्रॉपर्टी को किसी और को, उन्होंने किसी और को बेचा। तो मतलब कृष्णा देवी ने ए को बेचा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा है। तो इसमें मेरी एस की इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? मैं तो यहाँ पे सफरर हूं ना। तो कोर्ट ने भी ये चीज को माना कि भाई अगर आपको एलिगेशन लगानी तो कृष्णा देवी पे लगाओ। हाँ। कृष्णा देवी 2015 में मर चुकी है। अच्छा तो आप तो बेटा क्या करे? क्रिमिनलिटी नहीं ट्रांसफर होती है, सिविल लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो सकती है। सॉरी, जो प्रॉपर्टीज है इनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। अच्छा मतलब इसकी वजह से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो अगर मेरे क्लाइंट के पास सेल डीड होती या जो आदमी केस डाल रहा है उसके पास सेल डीड होती डी के पास, तो ये कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। अच्छा, क्योंकि मेन जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो तो वहाँ है। वहाँ मेरे पास है, लेकिन रजिस्टर्ड भी हो रखे हैं वहाँ पे। हाँ। सबके गवाहों के सामने। तो जब ऑब्वियसली तब लास्ट मोमेंट पे तो ये सारी चीजें निकल आते हैं वहाँ पे, जब ये केस जाता है तो वहां से पता लगता है कि लास्ट जो सेल हुआ वो किसके पास हुआ है, किसके पास हुआ, पूरी चेन आती है। हाँ, है ना? किसने किसको दिया, किससे कैसे आया था, एमसीडी ने अलॉट किया था, डीडी ने अलॉट किया था, अलॉटी कौन था, उसने कब बेचा, तो सारी चीजें। टोटल जो मेन फाइनल जो हुआ था वो किसको मिला? अभी ये चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है। अभी तो स्टार्ट हुआ है। ओके, मतलब इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ऐसे केसेस में। बहुत ज्यादा क्रोक इंडिया में भरे पड़े हैं, जिनका प्रोफेशन यही है। ओके, एक और था, हाँ वो भी रिसेंट है। एक्चुअली वो रिसेंट नहीं है काफी पुराना, 2010 का है वो। ओके, तो उसमें रजौरी गार्डन की प्रॉपर्टी थी। इसमें डीएलएफ ने परचेज किया था, 500 गज की प्रॉपर्टी थी। उस टाइम पे मेरे ख्याल से उसका सर्कल वैल्यू शायद 2-2.5 करोड़ था। तो उस टाइम पे 2 लोगों ने जॉइंट प्रॉपर्टी करके लिया था, अलग अलग लोगों ने। ठीक है, तो उसमें एक जो पार्टी हमने बनाई थी कि 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। उसमें हमने बोला कि एक थर्ड पार्टी को लेके आए और बोला कि हम अपने 50% शेयर में तुम्हारे को 30% शेयर दे देंगे और तुम हमारे को उसका 75 लाख दे दो। मतलब 75 1.5 करोड़ हो गया, और होल प्रॉपर्टी का 60% हम तुम्हें दे देंगे। तो इसमें जब सेल डीड हुई, तो इसमें जो सेल डीड हुई वो हुई 2 पार्टी की। इनिशियली डीएलएफ के हुई ए और बी के साथ। सी जो 1.5 करोड़ दिया था उसको नहीं लिया, क्योंकि उनके एग्रीमेंट में पहले से था कि जो आदमी ने अप्लाई किया है उसी को ही मिलेगा। कोई थर्ड पार्टी आप नॉमिनी या वो नहीं बना सकते। तो वो पार्टी फिर कोर्ट में गई थी, उसने मतलब ये फाइल किया कि भाई मेरे को भी राइट मिलना चाहिए। तो आई थिंक जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं तो वो सारे तो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू चलते हैं। नहीं चलते। बहुत उसमें अलग लेवल ऑफ कंट्रोवर्सीज हो जाती है
कि और माफिया वो जो टाइप प्रॉपर्टी थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बहुत, क्योंकि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ। एग्रीकल्चर लैंड पे वो प्रॉपर्टी बना देते हैं 2 हेक्टेयर की, या मतलब 70 एकड़्स की, हाँ हाँ कि यहाँ पे हम स्कूल भी खोल रहे हैं, स्विमिंग पूल भी खोल रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी खोल रहे हैं, 5,000 लोगों के अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, लोगों को बेच दिया। अब पता चलता है बाद में कि वो प्रॉपर्टी जो थी वो एग्रीकल्चर लैंड था। एग्रीकल्चर लैंड मतलब खेती बाड़ी के लिए ही उसको यूज़ कर सकते थे। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान के देश है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल। तो जो ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर नहीं होती है उसको हम अर्बनाइज किया जाता है। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड, मतलब अगर कोई भी कंपनी को अगर किसी भी जगह पे घर भी बनाना है तो वो एग्रीकल्चर जगह पे बनाने के लिए यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। हाँ, उसके लिए एक स्पेशल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है, रेरा। हर स्टेट की अपनी अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है। जैसे हरियाणा की हो गई रेरा, हरियाणा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके। तो उसमें यही है कि वो कंपनी जो रियल स्टेट है उसको अपने आप को वहां पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपना साइट प्लान देना पड़ेगा कि क्या है, अपना प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और फिर उसमें ये बताना पड़ेगा कि कितने टाइम में बनेगा, क्या क्या चीजें लेके आ रहे हैं। कि इसमें एक इशू ये भी आता था कि आप कोई रियल स्टेट के हैं, बहुत बड़े हैं, आपने बोला कि मैं गुड़गांव में वही बना रहा हूँ, आज से 10-15 साल 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं बना रहा हूँ, अभी रेट कम है बहुत वहाँ पे, तो मैं तुम्हारे को 2 करोड़ में अपार्टमेंट दूंगा 3 BHK गुड़गांव में। अभी मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, 4 साल के अंदर बना दूंगा, तुम मुझे अभी 1 करोड़ रुपए दो, जब 50% बन जाएगा फिर 1 करोड़ दे देना, और जब बन जाएगा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ जाएगा वहां से मेरे को मिल जाएगा, तो उस प्रॉपर्टी का रेट 4 करोड़ हो जाएगा। मतलब 4 साल के अंदर तुम्हारे को डबल मिल जाएगा। तो मैंने कहा, मैं बड़ा खुश, मैंने कहा हाँ भाई लो। तो और इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिक्स होता है ऐसे केसेस में, सबसे बड़ा। हाँ, बहुत मिलते हैं, है ना। पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो बहुत जरूरी होता है जो इतने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि वो आप सिर्फ मेरे से नहीं ले रहे हो, आप मेरे जैसे 500 लोगों से और ले रहे हो मिनिमम, क्योंकि 5,000 लोगों का आप घर बना रहे हो, राइट। तो आप 500,000 लोगों को तो बुकिंग के लिए रखोगे ना पहले, तभी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे। आई थिंक इसके बारे कोई बात ही नहीं करते जितना मेरे को समझ आ रहा है। और इसमें सर टेक्निकल देखो ना, आपने 500 लोगों से पैसे ले लिए, 500 करोड़ हो गए, नॉर्मल है एक प्रोजेक्ट का कि 5 एकड़ का भी बनाओगे कम से कम तो चाहिए पैसा। तो इतनी स्काईलाइन बिल्डिंग्स होती हैं, इतनी 20-20 मल्ले की वो होती हैं बिल्डिंग्स होती हैं, तो चाहिए। अब आपने कस्टमर्स इंडिविजुअल से ले लिए पैसे, और उसी के बाजू में आपका एक और प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, आपने सारे पैसे वहां पे इन्वेस्ट कर दिए, ओके, और वहां का प्रोजेक्ट पहले बना दिया, ठीक है। यहाँ का प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट भी नहीं किया, 10 साल हो गए हैं, ओके। जो आदमी ने पे किया था वो तो आज वहीं पे खड़ा है, उसके पैसे को क्या। ऐसा भी होता है? ये होता था, इसीलिए फिर रेरा को इंट्रोड्यूस किया गया, ओके, कि भाई थोड़ा एक इंडिविजुअल को सोचते हुए रखना चाहिए, राइट। तो इसमें रेरा ये बोलती है कि आप इनिशियली जो है वो 25% ही दोगे, 50% है वो सब कुछ नहीं, 25% ड्यूरेशन भी होता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन इज फॉर एग्जांपल आई एम बाइंग अ प्रॉपर्टी इन द सोसाइटी, बिगेस्ट सोसाइटी, एंड मैंने पैसे दे दिया आज, मान लो 50 लाख, राइट, एंड उसके बाद एक ड्यूरेशन होता है फॉर लाइक मुझे 1-1.5 साल बाद मिलेगा ये प्रॉपर्टीज, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मेरे चल रही है, हाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कि उसका ड्यूरेशन होता है लीगली, और ये हाँ, कंपनी को प्रोजेक्ट्स में अपना बताते हैं कि हमारा इतना बन चुका है, इतना और बनेगा, तो वो चीज़ वो स्पेसिफाई रेरा में भी करते हैं, ओके, क्योंकि वो एक सुपरवाइज कर रही है उनको कि तुम्हारे जो भी एक्शंस होंगे हम देखेंगे, उसको मॉनिटर किया जाएगा सारी चीज़ों को। चलो, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा जानना है इसमें, लोग जो अभी घर खरीद रहे हैं, स्पेशली प्रॉपर्टीज वगैरह जो खरीद रहे हैं ऐसे बड़े बड़े रियल एस्टेट बिल्डिंग में, ओके, प्रॉपर्टीज में, तो उसमें जब कोई फ्लैट खरीदता है, क्या उनका रजिस्ट्रेशन किस बेसिस पे होना चाहिए? सेल डीड है, सेल डीड, सेल डीड वही कि सब रजिस्ट्रार के पास जाओ, प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंटेशन करो। अच्छा, हाँ, अगर आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे जा रहे हो तो आप भूल जाओ कि आज आप उस प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हुए और कल दिन आपके पास नोटिस आ जाएगा कि खाली करो। ओके, मैं भी ओनर। एक मुझे एक चीज़ जानना है, जो कि मुझे भी जानना है, मुझे नॉलेज नहीं इसकी, जो प्रॉपर्टीज हम फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी में हमने एक घर खरीदा है, वो कि 20 मंजिल का एक बिल्डिंग है, राइट, कोई कॉन्सिक्वेंसेस होता है एंड वो बिल्डिंग क्लैश हो जाता है, लाइक मैंने आज खरीदा 10 साल बाद क्लैश हो गया, उस केस में अब
इतने सारे जो लोग रहते थे वहाँ पे, उनका उस प्रॉपर्टी में क्या है, और वो बिल्डिंग रीबिल्डिंग करने का मतलब उसका कोई लीगलाइज कुछ है? आई मीन गवर्नमेंट इंश्योरेंस होगी तो इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम मिलता है पूरी बिल्डिंग का? अगर कोई आदमी मर गया तो उसको कंपनसेशन मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मतलब ऐसे हर प्रॉपर्टी में फिर तो इंश्योरेंस जरूर होता होगा? हाँ, करना चाहिए। है? अगर नहीं है तो करना चाहिए। अपार्टमेंट्स या वो सब जो होते हैं उनमें तो होता है, लेकिन जो इंडिविजुअल बिल्डिंग्स या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जिसकी होती है वो नहीं करवाते जनरली। ओके, ऐसे कैसा हो, मतलब बहुत रेयर होता ये होगा? रेयर होता है। रेयर होता है, ये बट रेयर होता है। नहीं, अगर बिल्डिंग पुराना हो गया, डैमेज होने लगा, उस केस में ऐसे तो होता होगा। रेगुलर मेंटेनेंस तो चलती है उनकी। हाँ। रेगुलर मेंटेनेंस के लिए तो अपार्टमेंट्स वगैरह सब अपना मांगते हैं मंथली, तो वो मेंटेन करते रहते हैं। मेंटेन करते रहते, तो ऐसे केस होता नहीं है? नहीं होते अभी, ज़्यादा तो नहीं होते। पर उनमें कोस्टल एरियाज में या जहाँ पे हाई, मान लो एक बिल्डिंग का 100 साल वैलिडिटी होता है, उसके बाद तो ऑब्वियसली धीरे धीरे वो उसका वैल्यू खत्म हो वो जाता तो है। डिग्रेड करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है उस बंदे का? मतलब मैंने घर खरीदा है, आपने मैं अपनी फैमिली के मेरे साथ से परचेज कर लिया घर, अब मेरी तो लाइबिलिटी खत्म हो गई ना। खत्म हो गई। आपने मेरे से खरीद लिया, आपके पास टाइटल आ गया, आपके पास पोजीशन है, तो अब मेरा क्या रोल इसमें? ओके। मैं मेंटेनेंस ले रहा हूँ तो मैं थोड़ा बहुत आपको फैसिलिटीज दे रहा हूँ, साफ सुथरा दे रहा हूँ, लिफ्ट प्रॉपर चल रही है, लाइटिंग अच्छी है, सिक्योरिटी है, पूल का पानी साफ नहीं, है। अगर जो पूरी बिल्डिंग क्लैश हो जाता है उस केस में चलो इंश्योरेंस का अगर होता है, ठीक है, इंश्योरेंस। इनकेस अगर इंश्योरेंस नहीं होता है, क्या वहाँ पे जितने सारे लोग रहते थे 20 मंजिल में, वो जो घर को उसको रीबिल्ड करते हैं, उनका क्या हिसाब होता है? जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, आई जस्ट कुछ नहीं होगा। ओके, कुछ नहीं होगा। उस जमीन पे तो भागीदार सभी होंगे शायद। जमीन पे कैसे होंगे? आप तो फ्लोर पे थे। तो जमीन किसका होगा फिर? ओनर का ही? इतनी डिटेल्ड होगी तो वो देखो, अब इसमें ये चीज़ आ जाती है कि बिल्डिंग तो कुछ पार्ट में थी, 5 एकड़ में 1 एकड़ की बिल्डिंग थी, कुछ में ग्राउंड भी था, प्ले ग्राउंड था, वो किसके नाम पे? जो ओनर था उसके नाम पे। जो पूल था, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, वो ओनर के नाम पे, जो रियल एस्टेट का था। तो जो लैंड है वो तो उसी का ही रहेगा, ओनर का ही रहेगा। ओनर का ही रहेगा। आप जो ले रहे हो, आप जमीन नहीं ले रहे हो, आप फ्लैट ले रहे हो। अब जैसे ये है, ये बिल्डिंग है, तो आप इसमें जमीन नहीं ले रहे हो, आप ये फ्लोर ले रहे हो। तो ये फ्लोर क्या आपका मिलेगा? अच्छा, आपको जो प्राइस भी कोट किया गया है वो फ्लोर का किया है। आई अंडरस्टैंड दैट। मान लो ये बिल्डिंग पुराना हो गया, टूट गया, आपने कुछ नहीं करवाया था, इंश्योरेंस कुछ नहीं था, आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं करवाई। तो मेरे ओनर के पास तो प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं। क्या हम उसके बाद अगर हम चाहे कि हम ये प्रॉपर्टी बनाओ, आप हमारे फ्लैट हमें चाहिए, या तो हम बनाते हैं? बना लो सारे मिलके। अच्छा, बट ओनर कुछ नहीं करेगा। ओनर कुछ नहीं करेगा। ओके, क्योंकि उसका वो, क्योंकि उसने वो चीज़ नहीं करी थी, ये कोई नेचुरल कैलेमिटी या उसके वजह से हुआ। यही चीज़ मुझे सुनना था, व्हाट आई फाउंड। ओके, और ओके, अब मुझे ये एक बार बताओ, जैसे कि कोई फर्जी ऐसे तो बनाते हैं। ओके, मुझे आप ये बताओ, जो डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनाते हैं, ऐसे किस तरह का फर्जी डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें प्रॉपर्टी लेने से पहले ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई भी हो, और इसको कैसे आप सही वे में एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, एक बार डिटेल में बताओ। किस टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं? तो इसमें एक फ्रॉड तो होता है टाइटल फ्रॉड, जो मैंने आपको बताया अभी कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी और सेल डीड का कंसेप्ट बेसिक वही होता है कि टाइटल में अगर आपको बचना है कि टाइटल मैं ढंग से ले रहा हूँ प्रॉपर्टी का, तो हमेशा सेल डीड के थ्रू करवाओ। ओके, जनरल पावर ऑफ अटर्नी मत करो। ठीक, आप क्या कर रहे थे प्रॉपर्टीज में? हाँ, डॉक्यूमेंट्स में। तो प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि आप हमेशा सेल डीड प्रेफर करें, जनरल पावर ऑफ अटर्नी ना करें। सेल डीड अगर नहीं है तो विल होती है, विल में आप चले जाएं, गिफ्ट डीड रजिस्टर होनी चाहिए। इस टाइप की प्रॉपर्टीज अगर हैं तो आप देख सकते हो रजिस्टर्ड। लेकिन इसके अलावा आप टाइटल में तो कुछ और ना लें। दूसरा होता है पोजेशन। पोजेशन के फ्रॉड बहुत होते हैं। क्या एक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किसी लॉयर के पास जाना चाहिए? वेरीफाई करवाने के लिए बिल्कुल जाना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट अथॉरिटीज में जाना चाहिए आपको क्लैरिफाई करवाने के लिए। ओके, वेरीफाई हर प्रॉपर्टी खरीदने से पहले करना चाहिए। बिल्कुल, आपको थोड़ा ग्राउंड वर्क तो करना ही चाहिए। आप जब इतनी अपनी लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर्स नहीं हो, तो आपने अपनी पूरी जिंदगी की 20-25 साल की मेहनत जब लगाई है, तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ता 4 दिन 2 दिन तो आपको एटलीस्ट चेक करना चाहिए कि क्या है भाई उस प्रॉपर्टी की रियलिटी। बिल्कुल करना चाहिए। कई बार आदमी बेच देते हैं प्रॉपर्टी, पता चलता है कि 20 साल से वहाँ पे डिस्प्यूट ही चल रहा था।
कोर्ट केस लोग ऐसे, जैसे आपने बताया कि एक टैक्स बचाने के चक्कर में लोग ऐसे कदम लेते हैं। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपकी एक ओनली 5% के लिए कभी किसी बड़े मुसीबत में पड़ सकता है। बिल्कुल, है ना? सो मुझे लगता है कि आप उसके लिए भी पहले तैयार हो, जैसे आप प्रॉपर्टीज लेते हो। जो एडवोकेट है जिससे आप खरीद रहे हो उससे भाई बोलो कि भाई जो तू प्रॉपर्टी बेच रहा है उसकी फोटोकॉपी मेरे को दे डॉक्यूमेंट्स की, मैं चेक करूंगा, वेरीफाई करूंगा। वो देता नहीं है? मांगो ना, मांगोगे नहीं तो क्यों देगा? ओके, पॉइंट है। जब तक मांगोगे नहीं दे रहा भाई दूसरी प्रॉपर्टी ले लूंगा, इतना क्या इशू है? प्रॉपर्टीज की कमी नहीं है। आप सही आदमी के जो आप खुद सोचो ना, कोई क्यों नहीं देगा? उसको बेचना नहीं है, बाद में तो देना ही है। तो भाई अभी देना, अभी मैं तेरे को बयाना भी तो दे रहा हूँ, इनिशियल मैं बुकिंग अमाउंट भी तो दे रहा हूँ, तो मुझे कुछ तो दिखाओ। बिल्कुल। तो वो दिखाओगा तो आप कम से कम अपने लॉयर से कंसल्ट तो कर सकते हो कि भाई ये क्लियर है ना कि जिसने परचेज किया, कैसे परचेज किया, किसके थ्रू किया था, तो वो क्लियर चीज़ें आए तो उसके बाद आप उसको आगे इनिशिएट किए। ये गवर्नमेंट से तो पूरी सपोर्ट होती है। गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट है। आपको 200 रुपये का एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 22। उससे आपको पूरा पता चल जाता है कि उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई बैंक लोन तो नहीं है, कुछ मतलब उसमें डिस्प्यूट तो नहीं चल रहे, उसने टैक्स वैक्स दिया उस प्रॉपर्टी का कभी की नहीं दिया। अच्छा। DDA का म्यूटेशन करवाई है कि नहीं करवाई है, ये सब बाद में आएंगे अभी। तो इसमें काफ़ी आता है। ओके। तो अब आप ये बोल रहे थे कि एक हो गया टाइटल डॉक्यूमेंट, एक हो गया पोजेशन फ्रॉड। ठीक है। पोजेशन में कैसे, अब कि मैं हूँ NRI आदमी हूँ, मैं बोला कि यार मेरे पास डॉलर्स काफ़ी हो गए हैं, अब मैं देखता हूँ इंडिया में कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने की। राइट। मैं आपके पास आया, आपने बोला भाई हाईवे की बहुत अच्छी ज़मीन है, 500 गज 1000 गज की है, बहुत सस्ते में मिल रही है सर, 5 साल में तो इसमें हाईवे बनेगा, एकदम स्काई रॉकेट की तरह रेट जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने आपसे ले लिए डॉक्यूमेंट्स, जैसे भी पावर ऑफ अटर्नी है जो भी, वो क्योंकि चलता है 90% वही है, तो आपने ले लिया। अब मैं वापस अपने देश चला गया जो वहाँ पे भी मैं रहता था। ठीक है। 5 साल बाद में आया कि चलो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट किया जाए, मैं भी वहाँ पे अब रिटायर हो रहा हूँ, मज़े करता हूँ। तो मैंने वहाँ पे गया, तब मेरे को पता चला कि उस प्रॉपर्टी पे बाउंड्री बन गई और कोई और आदमी ठेका लगा के बैठा हुआ है, बोल रहा है भाई ये तो प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं मालिक, 20 साल से तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो ये वाले फ्रॉड बहुत होते हैं। अच्छा। इलीगल पोजेशन। और ये सिर्फ हाईवे में नहीं होते, ये हर एक जगह होते हैं। हर जगह होते हैं। इसमें कई बार ये भी होता है कि आपने मेरे से प्रॉपर्टी बेची, मैंने खरीद ली। ये मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कनॉट प्लेस या पुरानी दिल्ली की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि आज से काफ़ी साल पहले इन प्रॉपर्टीज़ के रेट काफ़ी कम थे। ओके। ये मतलब ये केसेस वगैरह आपके पास आए हैं? हाँ, बहुत। अच्छा, इसी। ओके। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनके ऑलमोस्ट 400 दुकानें हैं चांदनी चौक में। ओके। स्पेसिफिकली सिर्फ चांदनी चौक में। वो रियल एस्टेट का भी करते हैं। राइट। तो उनके दिन भर यही लगे रहते हैं। उनके फादर ने ली थी 1980s में, 60s में। रेंटेड नहीं, परचेज करी थी 400 दुकानें। ठीक है। और उन्होंने सारी ये दुकानें किराए पे चढ़ा दी। ठीक है। किराया क्या था, 200 रुपये, 50 रुपये उस टाइम पे। 80s में क्या था। ठीक है। तो वो, अब आप सोचो कि वो दुकान ली उन्होंने 20,000 की उस टाइम पे, आज उस दुकान का रेट हो गया 1.5 करोड़। तो अगर कुछ परसेंट के हिसाब से भी आप रेंट देखोगे तो 20-25 हज़ार तो बनता है। लेकिन आज भी वो लोग 50 रुपये 100 रुपये महीना देते हैं। तो इसके मैं मतलब क्या एक्शन ले रहे हो? इसमें अगर आप चाहते हो कि वो प्रॉपर्टी खाली करे तो आप एक इविक्शन का सूट डाल सकते हो। ओके। इविक्शन का सूट मतलब हुआ कि खाली करो। इविक्शन के सूट में ये होता है कि अभी इसमें आता है कि ये दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आएगा, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी का किराया 3,500 रुपये से कम होता है तो वो सारे प्रॉपर्टीज के केसेस दिल्ली रेंट कंट्रोल के अंदर गवर्न होते हैं। ओके। तो उसमें आप 14(1) बोनाफाइड दिखा सकते हो कि मेरे को अपने पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी को यूज करना है, या वो सामने वाले ने वो प्रॉपर्टी किसी और को लीज पे दे दी है, या वो मेरे को किराया नहीं दे रहा है 3 महीने से। तो आप इन सब चीज़ों के बेसिस पे इविक्शन सूट डाल सकते हो। ओके। लेकिन खाली करवाना बहुत मुश्किल है। ओके। क्यों नहीं करते हैं खाली? नहीं करते ये तो सूट आप देखो ना, नहीं मान लो लीगल में तो कोई होता हाँ, है। लीगल में टाइम लगता है ना, टाइम लगता है। कोर्ट आप सिर्फ आ गए आज कि मैं यहाँ का ओनर हूँ,
और कोर्ट बोलेगी कि हाँ जी आप तो ओनर हो, आपको तो बिल्कुल बनता है ऑर्डर कर दिए। नहीं, वो बोलेगी ठीक है आप ओनर हो, वेट करो, हम दूसरी पार्टी को बुलाएंगे, पहले वो आएगी, वो अपना जवाब देगी, आप अपने एविडेंस लेके आओ, वो अपने गवाही लेके आएगी, फिर मैं जजमेंट करूंगी। ओके, 3-4 साल उसमें लग गए, आपके फेवर में ऑर्डर हो गया। ओके, इसमें रैन एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता उनका? 50 साल पहले कहाँ होता था? तो आज जो इंट्रोड्यूस हुआ है आज के जमाने में, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे जहाँ पे हाँ 11 महीने का होता है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट होता है, तो आज के टाइम पे आपसे बहुत इसका- इजीली खाली करवा सकते हैं। ओके, इसका मतलब रेंट एग्रीमेंट का एक बार मुझे सिस्टम बताओ, लीगल प्रोस्पेक्टिव में ऐसा है क्या? ओके, क्या? मतलब रेंट एग्रीमेंट में ऐसा है क्या, आप मतलब लीगल एस्पेक्ट पे, फॉर एग्जांपल हम एक रेंट एग्रीमेंट मेरे पास है, ओनर हमें ऐसे चार्ज कर रहा है या 1 साल पर तो ऐसे कर रहा है या कुछ भी हो सकता है, मतलब ये रेंट एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस क्यों हुआ? क्या इसका कारण यही है कि जो लोग लॉन्ग टाइम तक ऐसी एक ही घर में रहता है, जैसे कि एक बात सुनी थी मैंने, अगर आप एक घर में अगर 10 से 15 साल आप रहते हो तो गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं वो आपके अंदर हो जाते हो बिल्डिंग, आपको वहाँ से निकाल नहीं सकते, ऐसा कुछ मैंने सुना था। अगर वो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है तब तो दैट मीन्स अनक्लेम मतलब गवर्नमेंट कोई आया नहीं उसको कभी मांगने के लिए, मैं 15 साल से वहाँ पे रह रहा हूँ, कोई आया नहीं उस प्रॉपर्टी पे अपना हक दिखाने के लिए कि मैं ओनर हूँ, राइट। अगर कोई रेंट देता है तो कोई रेंट देता है लॉन्ग टाइम, रेंट देता है तो वही तो आप रेंट देते हो ना, आप ओनर कैसे बन गए? आप टेनेंट हो। ओके, चाहे वो 50-20 साल 100 साल रहो, आपकी जो टाइटल है वो तो एज अ रेंट का ही रहेगा रेंटल ना। है, हाँ एज अ रेंटल। आप ओनर नहीं बन जाते ना आप जस्ट बिकॉज रेंट दे रहे हो। ओनरशिप टाइटल तो जो दूसरा बंदा है उसी के पास रहेगा। ओके ओके, और ये 11 मंथ का क्यों फंडा है रेंट एग्रीमेंट का? 1 साल से कम का कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर फिर किसी और को रखना हो, जो रेंट है उसको और बढ़ाना हो 10% के हिसाब से। अच्छा, तो कुछ भी हो सकता है, ओनर को इजी रहता है। individual। ज़्यादा लंबे 2 साल का भी होता है। अच्छा, वो कोई 6 महीने का भी हो सकता है। ओके, ये एक जनरल टर्म है जो स्टार्ट कर दी 11 मंथ, सबको इजी लगता है। और ये कहीं पे दिखाने के लिए भी अब हो सकता है कि हाँ मैं इस प्रॉपर्टी में रहता हूँ, दिस इज द लीगल टर्म, मतलब एक स्टम्प पेपर है ना? हाँ, स्टैम्प पेपर। इसी वजह पे ये ओके, आई गॉट इट। एक बात बताओ, मान लो मैं बाहर रहता हूँ, ओके, डिफरेंट सिटीज में या डिफरेंट कंट्रीज में, ओके, और मेरे एक प्रॉपर्टीज है, उसके पोजीशंस मुझे कैसे रखनी है, कैसे रख सकता हूँ मैं? तो अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करी, हाँ, तो सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज बनाओ, ओके, दीवार खड़ी करो उस पे, ताकि वो आपका क्लेम हो कि ये यहाँ से दीवार से इतना है। राइट, क्योंकि कई बार होता है जो साइड की प्रॉपर्टीज वाले होते हैं वो अपनी दीवार खड़ी कर देते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी में आ रही होती है, वो भी काफी इशू क्रिएट हो जाता है। ओके, एक बोर्ड लगा दो जहाँ पे लगाओ कि ये प्रॉपर्टी के ओनर ये हैं, ये नंबर है जो। अच्छा, ओके। एक कमरा बना दो, उसमें बिजली लगा दो, एक आदमी को बिठा दो, ठीक है, कि चाहे तू माली ही हो या एक वॉचमैन ही हो या लेबर ही हो, वो बैठा है, आपका बंदा बैठा है। तो इससे फिर आपकी, और या अगर आप इतना नहीं कर सकते कि लगता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, ये मंथली मेरे एक्सपेंसेस बहुत लग रहे हैं, तो किसी अपने दोस्त यार को बोलो कि भाई तू महीने में 5-10 बार कम से कम जा के देखता रहा कर उस प्रॉपर्टी को, ओके, ताकि अगर कोई उस प्रॉपर्टी में घुस रहा है इलीगली तो उसको जल्द से जल्द रिपोर्ट करा जा सके कि वो उस पे इलीगल कंस्ट्रक्शन ना कर ले। तो जितनी जल्दी तो आप कोई, इस I पे think स्टेप्स लोगे, कोई उतना किसी की अच्छा प्रॉपर्टी में क्यों करेगा ये? ऐसा तो आज वो प्रॉपर्टी 50 करोड़ की है, 50 लाख की है, 5 लाख की है, तो मुझे तो वो इलीगल पोजीशन में घुस के मेरे को तो बेनिफिट मिल रहा है ना। अच्छा, अब मैं खाली क्यों करूंगा? तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, मैं घुस गया, 50 लाख का आज उसमें दाम है, 10 साल बाद वो 75 हो सकता है। और खाली करवा दो तू, या तो मेरे को पैसे दे, अच्छा, नहीं तो खरीद ले मेरे से प्रॉपर्टी वापस। ओके, और व्हाट अबाउट दी लैंड जो हमारा खेती के लिए होता है, ऐसे प्रॉपर्टी से उनका एक ट्रस्टेबल बंदा के पास रख देना चाहिए। हाँ, आप ये वाली प्रॉपर्टी भी आप किसी को बोलो कि लुक आफ्टर भाई करता रहियो। अच्छा, कुछ टाइम पे जाते रहो, देखते रहो कि उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है कि जो आपका टाइटल या पोजीशन को खराब कर सके। उस पे टैक्स देते रहो, ओके, जो भी है ईयरली टैक्स जो होते हैं वो देते रहो। म्यूटेशन अपने नाम पे करवा लो, कि म्यूटेशन की मतलब मेरे जिससे आई, जहाँ से अलॉट हुई थी, वो एमसीडी ऑफिस में जाके आप वो करवा लो, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एविडेंस रहेगी ना। अगर
इन फ्यूचर कल दिन कुछ होता है डिस्प्यूट, तो आपके पास चीजें तो हैं दिखाने के लिए। राइट आपने हर साल डीडीए को टैक्स दिया उसके लिए, तो भाई क्यों दे रहे थे टैक्स? बिल्कुल। क्योंकि भाई मैं ओनर हूँ। राइट। ओके, मुझे एक और चीज़ पूछना है, व्हाट योर एडवाइस टू द ऑडियंस व्हेन कम टू द फैमिली डिस्प्यूट और ऐसे नई प्रॉपर्टी लेते हैं, इसमें फाइनल एडवाइस आपका क्या रहेगा कि क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखनी चाहिए? देखो, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप चेक करो। सबसे पहले सबसे क्रूशल तो टाइटल, ये तो मेन, टाइटल एंड पोजेशन मेन होता है। ओके। टाइटल में हमेशा ये चेक करो कि सेल डीड के थ्रू हो या वो विल के थ्रू हो, विल या गिफ्ट डीड जो कि रजिस्टर हो। अगर वो है तो फिर ठीक है, अपने एडवोकेट से कंसल्ट करो। दूसरा, इसमें चेन देखो। चेन मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी एक बंदे ने किसी को बेचा, फिर उसने किसी को बेचा, उसने किसी को बेचा, उसने किसी को बेचा। हर प्रॉपर्टी में होता है। कोई एक प्रॉपर्टी किसी के पास 100 साल तक नहीं रहती है, 20-50 साल में वो चेंज होती रहती है उसकी ओनरशिप। तो आप ये चेक करो कि वो जो प्रॉपर्टी आई, जो फर्स्ट ओनर था, वो कैसे ये सेकंड को दिया था। जीपीए दिया था कि सेल डीड किया था? जीपीए दिया था तो पोजेशन में वो गया था कि नहीं गया था? राइट। फिर बी ने सी को दिया तो कैसे दिया? सी ने डी को कैसे दिया? मेरे पास कैसे? ये पूरी चेन होती है, इस सबके पास होती है। सेल डीड में भी इसको स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि ये ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी आई है, तो उसको चेक करो, वेरीफाई करो अच्छे से, ध्यान से। बिल्कुल। इसमें फिर आप म्यूटेशन वाली जो चीज मैं बोल रहा था कि डीडीए वगैरह सब से म्यूटेशन, एमसीडी के ऑफिस से आप म्यूटेशन का करवाओ, वेरीफाई कि क्या ये जो मेरे से बंदा मैं जिससे खरीद रहा हूँ, क्या उसके नाम पे ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है। डीडीए के पास जाओ, उसको बोलो कि भाई टैक्स ये भर रहा है कि नहीं भर रहा है। क्योंकि कई बार होता है कि मैं आज इस प्रॉपर्टी पे आया, 5 साल बाद डीडीए का नोटिस आ गया कि आपका तो 10 साल से टैक्स ही नहीं आया। अच्छा, हाँ, ओके, पॉइंट। तो उसमें आपको लाखों रुपए देने पड़ जाते हैं। राइट। क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट भी लगाते हैं, कंपाउंडिंग। तो वो आप चेक करो। प्रॉपर्टी में एक मैंने ये भी देखा है कि रियल स्टेट वाले में आपने फ्लैट ले लिया, अब नोएडा, गुड़गांव जैसी जगहों पे आप जा रहे हो, रह रहे हो, तो आपके पास ऑब्वियसली गाड़ी होगी। बहुत नॉर्मल बेसिक नेसेसिटी हो जाती है। आप गृह प्रवेश कर रहे हो, आप अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हो, वॉचमैन आके बोलता है भाई रुक जा, गाड़ी कहाँ लगा रहे हैं? ये गाड़ी का तो स्लॉट आपका है ही नहीं, क्योंकि आपके जो जिसने बेची आपको, उसने ये पार्किंग स्लॉट तो कभी लिया ही नहीं था। तो आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ वो फ्लैट था, वो अपार्टमेंट था, पार्किंग नहीं थी। तो अब आप उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और उनके भी रेट अच्छे होते हैं। तो इन सब चीज़ों से, इन फ्रॉड से बचने के लिए आपको पहले से वेरीफाई रखो। बिल्कुल। इसमें एक और इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी होता है। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आप बैंक के पास जा रहे हो और उनको बोल रहे हो कि भाई ये प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन तो पेंडिंग नहीं है। अच्छा। तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई लोन नहीं है। क्योंकि काफी केसेस ऐसे भी होते, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि वो 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए का लोन लेके बैठा था। ऐसी कितनी ही प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पे वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे लोन ले लेते हैं और वो बंदे गायब हो जाते हैं। एक प्रॉपर्टी पे 15-15 लोन लिए हुए होते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें मेरा, आपने बोला कि एक प्रॉपर्टी पे एक लोन है या नहीं है, आपको चेक करना है। दैट्स राइट। मुझे ये जानना है, हमारी इंडिया में बहुत सारे ऐसे बैंक डिफरेंट के लोन प्रोवाइड करते हैं, तो ये पर्टिकुलर चीज़ अगर किसी को चेक करने जाना है, वो कहाँ पे जाके ये चीज़ उनको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हाँ अब मैं SBI में चला गया, नहीं लोन नहीं। तो कहीं HDFC में है मान लीजिए, या पंजाब में नेशनल बैंक में है जो गवर्नमेंट, आप मुझे ये बताओ। हाँ, तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है आपको वहीं पे ही जाना है। अच्छा, गवर्नमेंट अथॉरिटी जी, फॉर्म 22 होता है एक, उसको आप भरो, वो वेरीफाई करेंगे कि उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किसी ने लोन दिया है कि नहीं दिया। और फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, कि इस प्रॉपर्टी में कोई लोन नहीं है। अगर बाय चांस इन फ्यूचर आ भी जाता है तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का कि उन्होंने ये वेरीफाई करके दिया था कि यहाँ पे कोई लोन नहीं है। यस, तो वो एक बेटर हो जाता ऑप्शन। ओके, ग्रेट। एक होता है कन्वर्जन सर्टिफिकेट। कन्वर्जन सर्टिफिकेट एक प्रॉपर्टी जो होती है उसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक होता है एग्रीकल्चर लैंड, जिसको हम लाल डोरा लैंड भी कहते थे। ये अंग्रेज जब आए थे तब उन्होंने इस कुछ प्रॉपर्टीज को लाल डोरा कर दिया गया था। उनमें फिर जब वो एग्रीकल्चर लैंड
एग्रीकल्चर के पर्पस से नहीं रहे थे, तो उनको फिर लाल डोरा कर दिया कि अब इन पे आप घर बना सकते हो, मकान बना सकते हो, रह सकते हो। ऐसी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके। साउथ दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में भरी पड़ी हैं। 80% ऑफ प्रॉपर्टीज दिल्ली में आई वुड से ऑल ओवर इंडिया में ऐसे बहुत सारी जगह में होता है। हाँ, ऑल ओवर इंडिया तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, ऑल ओवर इंडिया तो फिर बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमारी I'm sure हमारी ऑडियंस पूरी ऑल ओवर इंडिया से होगा। बिल्कुल। ठीक है, सो तो वहाँ पे बिल्कुल एग्रीकल्चर लैंड जो होते हैं, अगर वो एग्रीकल्चर के पर्पस पे नहीं होते तो उनको एक्सटेंशन कर देते हैं, लाल डोरा एक्सटेंशन। तो उसको फिर वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कर देते हैं। राइट। तो अब इसमें रेजिडेंशियल भी होता है, कमर्शियल भी होता है। तो कमर्शियल के लिए अलग टैक्स देना पड़ता है, रेजिडेंशियल के लिए अलग टैक्स देना पड़ता है। तो आप ये भी वेरीफाई करो कि जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, हाँ, तो वो कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई। ओके ओके। और ये भी कि अगर आप दुकान ले रहे हो, पता चले कि वो रेजिडेंशियल वाले पे कन्वर्ट हो गई थी, तब भी आपको इशू आएगा। अगर कमर्शियल या रेजिडेंशियल चलेगा, लेकिन अगर रेजिडेंशियल पे रजिस्टर हुई है और कमर्शियल आप उस पर एक्टिविटीज कर रहे हो, तब इश्यूज आएंगे। या अगर वो एग्रीकल्चर ही था उसका सोल, कि वो एग्रीकल्चर पे ही आज भी है, तब भी आपको बहुत इश्यूज आने वाले हैं। करेक्ट। तो ये कुछ 6-7 चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए बिफोर परचेजिंग अ प्रॉपर्टी। ओके, आई होप हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिला और ये सारी चीज़ें लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, नॉट ओनली फॉर द जनरल नॉलेज, फॉर द पर्सनल लाइफ फॉर द लॉन्ग टाइम। इफ़ कोई अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दे विल डेफिनेटली सी, अगर हमारे पॉडकास्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले, दे विल डेफिनेटली गो अकॉर्डिंगली द रिक्वायरमेंट। सही डिसीजन लीजिए। जब आप कोई भी पैसे, आप इतने पैसे स्पेशली लगाते हो, ओके, तो आपको एक सही डिसीजन लो और सही जगह से आप पैसे लगाओ। चाहे उसमें टैक्स देना पड़े, वो टैक्स दो, ताकि फ्यूचर के लिए आपका आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, सिक्योर रहे। ओके, आई होप हमारे इस पॉडकास्ट से के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आई होप, एंड थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड इट वाज प्लेजर टू हैव अ गुड कन्वर्सेशन विथ यू।